हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स। जुडिशियल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे। इसमें हम गार्डियनशिप का टॉपिक डिस्कस करेंगे। गार्डियनशिप मुस्लिम लॉ में हम 4 प्रकार के होते हैं, इन्हें पढ़ेंगे। गार्डियनशिप इन मैरिज, गार्डियनशिप ऑफ पर्सन ऑफ माइनर, गार्डियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ माइनर एंड लास्टली टेस्टामेंट्री गार्डियन। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम गार्डियनशिप इन मैरिज की बात करेंगे। गार्डियनशिप बाय मैरिज, इसे जबर भी कहा जाता है। माइनर्स या फिर जो अनसाउंड माइंड के लोग होते हैं, उनकी शादी कराने की इजाज़त है किसी भी गार्डियन को। अगर कोई गार्डियन किसी माइनर या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन की शादी करवाता है तो वो परफेक्टली वैलिड मैरिज मानी जाती है। सुन्नी लॉ में कौन कौन से गार्डियन हैं जो मैरिज करवा सकते हैं, ये एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलते हैं हम। सबसे पहले फादर, अगर फादर अवेलेबल नहीं है तो ग्रैंडफादर करवा सकते हैं शादी। वो भी अवेलेबल नहीं है तो जो फुल ब्रदर है या फिर अदर रिलेटिव्स ऑफ फादर। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो मदर, मदर भी अवेलेबल नहीं है तो मेटर्नल रिलेशंस जो हैं। और लास्टली अगर इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है तो कोर्ट और काजी भी करवा सकते हैं किसी भी माइनर की शादी अंडर सुन्नी लॉ। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये जो सीक्वेंशियल ऑर्डर है इसमें कोई भी अगर नेयर रिलेशन यानी कि ऊपर वाली एंट्री में कोई भी अवेलेबल है लेकिन आप उनकी कंसेंट लिए बिना किसी नीचे वाले एंट्री के पर्सन की कंसेंट लेकर माइनर की शादी करवा रहे हैं तो वो वॉइड मैरिज मानी जाएगी, अनलेस जो ऊपर वाली एंट्री में पर्सन है अवेलेबल वो ऐसी शादी को रेटिफाई कर दे। फिर हम बात करते हैं शिया लॉ की। शिया लॉ में या तो जो चाइल्ड है उनके फादर या फिर वो अवेलेबल नहीं है तो उनके ग्रैंडफादर माइनर की शादी करवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ में गार्डियन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी कौन होते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति के शरीर या फिर उसकी संपत्ति के संरक्षक कौन होते हैं। गार्डियनशिप ऑफ पर्सन की बात करेंगे। सुन्नी लॉ में एक मेल चाइल्ड के पैदा होने के 7 साल तक और एक फीमेल चाइल्ड के पैदा होने से उनकी प्यूबर्टी की एज तक उनकी जो मदर है वो उनकी गार्डियन मानी जाती है। यहाँ पर मदर के गार्डियन होने को हिजानत कहा जाता है। और वहीं शिया लॉ में एक मेल चाइल्ड के पैदा होने से 2 साल तक और एक फीमेल चाइल्ड के पैदा होने से 8 साल तक हिजानत का कॉन्सेप्ट शिया लॉ में प्रिवेल करेगा। इन केस मदर अवेलेबल नहीं है गार्डियन बनने के लिए या फिर वो कोई डिफ़ॉल्ट कमिट करती है जिसके कारण उन्हें गार्डियन नहीं बनाया जा सकता तो मदर के रिलेटिव्स गार्डियन बनेंगे। उनका एक सीक्वेंस है। अगर उन सीक्वेंस में से कोई भी पर्सन अवेलेबल नहीं है जो कि मदर के रिलेटिव्स हैं तो फादर होंगे गार्डियन। और अगर गार्डियन फादर भी नहीं बन सकते किसी डिफ़ॉल्ट के कारण या फिर वो प्रेजेंट ही नहीं है तो फादर के जो रिलेटिव्स हैं उनका भी एक सीक्वेंस है, एक लिस्ट है, उनमें से कोई गार्डियन बनेगा माइनर का। लेकिन अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो कोर्ट अपॉइंट करेगा गार्डियन ऐसे बच्चे के लिए। यहाँ पर हम मदर की बात करते हैं कि मदर की जो ये गार्डियनशिप की राइट है ये कब फॉरफीट हो जाएगी। इन केस अगर मदर किसी और से शादी कर लेती हैं, किसी ऐसे इंसान से जो ये जो चाइल्ड है उनके साथ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स की डिग्रीज़ के अंदर नहीं आता, यानी कि चाइल्ड से वो मैरी कर सकता है। इसके अलावा जब तक चाइल्ड के जो मदर है और उनके फादर हैं उनकी मैरिज सबसिस्ट कर रही है, यानी कि उनकी मैरिज अभी भी मौजूद है, इस दौरान मदर जो है वो फादर का रेजिडेंस छोड़कर, फादर का घर छोड़कर कहीं दूर रहने लग जाती है। या फिर जो मदर है वो बड़ी इमोरल लाइफ जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो चुकी है या फिर वो किसी भी तौर तरीके से देखा जाए तो चाइल्ड का ध्यान नहीं रख रही है, तो ऐसे केसेस में मदर की जो ये गार्डियनशिप की राइट है जो उनको पहले सबसे पहले तवज्जो दी गई है टू बी द गार्डियन ऑफ चाइल्ड, जहाँ पर चाइल्ड एक पर्टिकुलर एज से नीचे है बोथ शिया एंड सुन्नी लॉ में, वो फॉरफीट हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं गार्डियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी की। यहाँ पर हम गार्डियंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफैक्टो गार्डियंस, जिन्हें लीगल गार्डियंस भी बोला जाता है। इसमें आपके पास आते हैं सबसे पहले जो फादर हैं वो माने जाएंगे प्रॉपर्टी के लिए डिफैक्टो गार्डियन एक माइनर के। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो जिसका नाम लिख के गए हैं अपनी वसीयत में, अपनी विल में कि एक्स पर्सन मेरे बाद
मेरे चाइल्ड की प्रॉपर्टी का गार्डियन होना चाहिए, तो वो बनेंगे अगले गार्डियन। अगर ऐसा किसी का नाम नहीं लिखा है या ऐसे किसी पर्सन की भी डेथ हो जाती है तो जो ग्रैंडफादर हैं वो बनेंगे डिफेक्टो गार्डियन, ज्यूरे गार्डियन सॉरी। और अगर ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है और वो लिख कर गए हैं विल में किसी का नाम कि मेरे डेथ के बाद एक्स पर्सन होंगे चाइल्ड की प्रॉपर्टी के गार्डियन, तो वो बनेंगे अगले डी ज्यूरे गार्डियन। और डी ज्यूरे गार्डियन यानी कि लीगल गार्डियन का यहाँ मतलब है कि वो नेचुरल गार्डियन माना जाएगा इंसान जब भी द विल कम्स इनटू इफेक्ट। नेचुरल गार्डियन माना जाएगा, इसका क्या मतलब है, उसके कुछ राइट्स आते हैं एक नेचुरल गार्डियन के पास, जैसे कि वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है माइनर की उसे ज़रूर एलिनेट कर सकते हैं, लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको एलिनेट नहीं कर सकते। कुछ सर्कमस्टांसिस में वहाँ भी कर सकते हैं कि जहाँ जो प्रॉपर्टी को वो एलिनेट कर रहे हैं उससे दुगने अमाउंट की प्रॉपर्टी उन्हें मिल रही है, दुगनी वैल्यू मिल रही है उस प्रॉपर्टी की। फिर माइनर के पास कोई और प्रॉपर्टी है ही नहीं और प्रॉपर्टी की सेल करना बहुत ही ज़रूरी है ड्यू टू सर्टन नेसेसिटीज़ ऑफ मेंटेनेंस। इसके अलावा जहाँ जो प्रॉपर्टी को संभालने के लिए इनकम लग रही है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, या फिर जो प्रॉपर्टी है वो कुछ पेरिशेबल नेचर की है कि वो डिके हो रही है। के बाद आपके पास आते हैं सर्टिफाइड गार्डियंस। अगर लीगल गार्डियन अवेलेबल नहीं है तो कोर्ट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द पर्सन ऑफ द माइनर क्या करेंगे, एक किसी को गार्डियन अपॉइंट करेंगे अपनी विजडम के हिसाब से। इसे गार्डियन को हम गार्डियन सर्टिफाइड बाय कोर्ट बोलते हैं और इन्हें कोर्ट जो है वो गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत अपॉइंट करते हैं। ऐसे गार्डियंस की हमने जो राइट्स हैं उनके बारे में पढ़ा था हिंदू लॉ में भी। ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको ज़रूर एलिनेट कर सकते हैं, वहाँ पर इन्हें बिल्कुल वैसे एक्ट करना होगा जैसे एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्ट विद रिस्पेक्ट टू हिज ओन प्रॉपर्टी। हालांकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा ये करना चाहें कुछ सर्कमस्टांसिस में तो वहाँ पर प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट इज़ इंडिस्पेंसिबल, ज़रूरी है लेना। लास्टली हमारे पास आ जाते हैं डिफेक्टो गार्डियंस। डिफेक्टो गार्डियंस वो हैं जो ना तो लीगल गार्डियन है ना ही ऐसे गार्डियन है हु आर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो खुद से ही वॉलंटरली संरक्षण करना शुरू हो जाते हैं माइनर के पर्सन और प्रॉपर्टी का। फॉर एग्जांपल फादर और ग्रैंडफादर जो कि लीगल गार्डियन है, लेट से वो अवेलेबल नहीं है और कोर्ट जो है उन्होंने कोई भी सर्टिफाइड गार्डियन अपॉइंट नहीं किया है, तो नेचुरली मदर या ब्रदर या बच्चे के चाचा चाची अंकल रिलेटिव्स जो अदर देन मतलब जो आपके लीगल गार्डियन है उनके अलावा जो भी हैं वो बच्चे का ध्यान रखना शुरू हो जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना शुरू हो जाते हैं, तो इन्हें हम डिफेक्टो गार्डियन मानेंगे। इन गार्डियंस की कोई राइट्स नहीं होती, बस ऑब्लिगेशंस ही ऑब्लिगेशंस होती हैं। कुछ ये ना तो इमूवेबल प्रॉपर्टी ना मूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। एट मैक्स ये शायद कुछ केसेस में मूवेबल प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकते हैं, वो भी फॉर द पर्पस ऑफ नेसेसिटीज़ जैसे कि फूड क्लोथिंग एंड नर्सिंग, कि खान पान चिकित्सा से रिलेटेड चीज़ें हों तभी ये मूवेबल प्रॉपर्टी को कुछ हद तक एलिनेट कर सकते हैं बस। इसलिए हमारे पास हैं टेस्टिमेंट्री गार्डियंस। टेस्टिमेंट्री गार्डियंस वो होते हैं जिन्हें या तो फादर या फिर ग्रैंडफादर अपनी विल के थ्रू अपॉइंट करके जाते हैं कि मेरी डेथ के बाद सो एंड सो पर्सन विल बिकम द गार्डियन ऑफ द चाइल्ड। था आपका आज का टॉपिक मुस्लिम लॉ में गार्डियनशिप पर। आपको इस टॉपिक पर MCQs की PDF आज प्रोवाइड की जाएगी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर कर हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और आपको इसी टॉपिक पर मॉडल आंसर की PDF मिलेगी हमारी वीकली मैगजीन में। आप अगर मध्य प्रदेश जुडिशल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे डेमो मॉक्स को एनालाइज़ कीजिए और फिर एनरोल करवाइए मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए। वैसे ही बिहार जुडिशल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ भी डेमो मॉक्स को एनालाइज़ कीजिए और रजिस्टर करवाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही डेमो मॉक्स का लिंक भी है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।